हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूनिट 4 डीएनएफ ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्वों के बारे में बताऊंगी। संक्रमण तत्वों के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं वो सारे विशेषताओं से ही लगभग आते हैं कि संक्रमण तत्व होते क्या है। जैसे कि मेरे और भी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। और डी ब्लॉक के तत्व वो तत्व होते हैं जिनके वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्ष में प्रवेश करता है तो उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में है। इनके विशेषताएं एस से भी मिलती है और इनके कुछ कैरेक्टर पी से भी मिलते हैं। तो जब भी दो चीजों से कैरेक्टर मिलेंगे, दो तरह से आपकी विशेषताएं मिलती होगी, तो उनके लिए हम लोग ये शब्द लगाते हैं ट्रांस। और ट्रांस का मतलब होता है मिड वाला, बीच वाला। तो इसके लिए इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और हिंदी में इनके लिए वर्ड यूज किया गया संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व की विशेषताएं हमारी परीक्षाओं में आती है कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं क्यों होती हैं। जैसे सभी संक्रमण तत्वें धातु होती हैं, और धातु का आपको मुख्य रीजन पहले क्लासेस में पता है कि हम हर तत्व को, उसी तत्व को धातु कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्योंकि डी कक्ष के तत्व की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है n-1d1to10 और ns2। इसके मतलब इनके वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा मिलेंगे, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये चाहते हैं कि, और हर तत्व हमारा आवर्त सारणी का ये चाहता है मैं कैसे भी करके स्थायी हो जाऊं, और अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन को लेता, देता या साझेदारी करता है। अब चूंकि इनके वाहितम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं कैसे भी करके अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। देने वाले हमेशा धातु कहलाते हैं, और यही कारण है कि संक्रमण धातुओं के अंदर सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, निकेल, ये सभी धातुएं संक्रमण धातुओं के अंदर ही आती है। क्योंकि धातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इनके वाहितम कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे ये देते हैं और स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए इनको हम धातु कहते हैं। आज लेकिन हम आपको मुख्य रूप से समझाएंगे कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय प्रभाव क्यों प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि आपको एक्सपेरिमेंटली पता है कि अगर हम अपने हाथ के ऊपर भी चुंबक रख लें और नीचे कोई लोहे का चीज लगाएं और उसको अगर थोड़ा मूव करें, चलाएं, तो वो धीरे धीरे साथ साथ में चलता जाता है। क्यों चलता जाता है? क्योंकि आयरन के अंदर, लोहे के अंदर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। अब चुंबकत्व गुण क्यों होता है ये सब चीज हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, जो डी क्लास के यानी डी कक्ष के तत्व होते हैं उनकी डी कक्ष अपूर्ण होती है। क्योंकि पहला तत्व जैसे हमारी प्रथम श्रेणी में आता है स्कैंडियम, डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी का तत्व स्कैंडियम, उसके पास अगर हम देखते हैं तो डी के पास केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम पे 2, वैनेडियम 3, क्रोमियम 4, मैंगनीज 5, आयरन 6 का मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं वैसे वैसे केवल एक पहली लाइन में केवल जिंक ऐसी धातु है जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके अंदर जो गुण आते हैं वो मुख्यतः गुण इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना बता रही हूँ कि वो क्यों करते हैं, उसका भी जो मुख्य रीजन है वो यही है कि यदि डी कक्ष में, वाहितम कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित करेंगे। क्योंकि हमको मालूम है हर इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है कि मैं कैसे भी करके पेयरिंग कर लूं, युग्मित हो जाऊं। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं? चुंबक के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं, युग्मित होने चाहते हैं। अब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज्यादा उनके बीच में चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया है। अगर कि वाहितम कक्ष में सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है, तो इसके मतलब है कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसा पहली वाली लाइन में डी जिंक है, जिंक के पास आखिरी में इलेक्ट्रॉन आता है 3d10,
सेकेंड सीरीज जो होती है जिसमें द्वितीय श्रेणी संक्रमण श्रेणी की, जिसका आखिरी तत्व आता है कैडमियम, जिसके आखिरी में इलेक्ट्रॉन आएगा 4d10। ऐसे ही मरकरी जिसमें हमारे वायतम कक्ष में 5d पर 10 आएंगे। तो ये तीनों तत्व हमारे ऐसे हैं जिनके वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, और जो युग्मित होंगे वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते। अगर आकर्षित नहीं होते तो इनके लिए हम लोगों ने शब्द यूज किया प्रतिचुंबकी। तो जो आकर्षित नहीं होते वो प्रतिचुंबकी होते हैं। लेकिन हर फैमिली में, हर श्रेणी में 9 तत्व चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और हमारा नियम कहता है कि यदि किसी भी धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित जरूर होगा, और इस गुण के लिए नाम दिया गया अनुचुंबकी। आप लोग के पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन से तत्व चुंबकीय हैं और कौन से अनुचुंबकीय है। तो अगर अनुचुंबकीय है इसके मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हम इनको शॉर्ट ट्रिक से भी पता लगा सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, और अगर अनुचुंबकीय है तो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, तो वो आकर्षित नहीं होगा, यानी वो होंगे प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुण को निकालने के लिए एक सूत्र बनाया गया, और ये सूत्र है म्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग म्यू कहते हैं, और म्यू म्यू, और जिसके लिए हम लोगों ने जो शब्द यूज किया है वो है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, bm आपकी इकाई है। इस इकाई को B के लिए बोहर यूज किया गया है, और m मतलब मैग्नेटॉन होता है। तो बोहर मैग्नेटॉन क्या हो गया? इकाई हो गई किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की। अब n की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तभी हमें पता लगेगा उस तत्व का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे Fe2+ को हम लोग बोलते हैं फेरस, ये कहलाता है फेरस। अब देखिएगा फेरस और फेरिक, इन दोनों में चुंबकीय आघूर्ण का मान अलग अलग होता है। फेरस आयरन में, अगर आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns2। इसके मतलब ये हमेशा अपने वायतम कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन तो देंगे ही देंगे। अब अपने उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कैसे? जब भी हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो देखिए इसकी वैसे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन पहले हमें डिटेल में पता होना चाहिए, तभी हम उनको निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाता है कि हम चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। बट हमें पहले परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक आयरन का 26 होता है। 26 का मतलब जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था आप बाहु, जिससे हम निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। 26 में उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? वायतम कक्ष से। अब आपको लग रहा होगा कि वायतम कक्ष तो 3d6 है। जी नहीं, वायतम कक्ष 3d6 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये न्यूक्लियस है तो ये पहली लाइन हो गई, ये वाली, ठीक है। ये हमारी दूसरी रो हो गई जिसमें हमारे पास s और p में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वाली। फिर तीसरी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें s में भी आएगा, p में भी आएगा, d भी। तो 3s 3p और 3d ये इसमें आ गए। इसके मतलब हमारा वायतम कक्ष कौन सा बनेगा? 4s का वायतम। तो जब हम साधारण वे में करते हैं तो 4s अंदर आता है, लेकिन जब वो उत्तेजित होता है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए 4s बाहर आ जाता है, इसलिए वो अपने 4s कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमने चेक किया 1 2 3 4 5 6। इसके मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 1 4। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो n की संख्या कितनी हो गई? 4। हमने इसी सूत्र में लगा दिया √4 4 + 2 bm। इसके मतलब कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 चौको 24। याद रखना कभी भी ये पूर्ण नहीं आएगा, ये वर्गमूल पूरा नहीं आता है, हमेशा 1 कम आता है। तो 24, अगर 5 होता तो 5 पंचे 25 होता, लेकिन ये 24 है
तो हम ये लिख सकते हैं 4.9। और ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो वैल्यू 4.9 ही आएगी। अगर देखिए आगे भी एग्जांपल में देख लीजिए, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.9। तो हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन होते हैं और हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उसके आधार पे निकाल सकते हैं कि उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। हमने 0.9 इसलिए लगाया कि अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो भी करीबन करीबन 3.89 यानी कि वो लगभग हमारे 3.9 के बाद ही होगा। देखिए मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया क्योंकि डी ब्लॉक में प्रथम श्रेणी में 2 तत्व ऐसे हैं जो स्थायी आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हैं, एक तो क्रोमियम और दूसरा कॉपर। क्रोमियम के केस में देखिए कि क्रोमियम 3+ का उसने कहा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, तो हमने पहले क्रोमियम का परमाणु क्रमांक लिखा 24 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर ये इसका स्थायी है, आपको 11th क्लास में भी सिखाया गया है कि हमें क्रोमियम और कॉपर को हमेशा स्थायी लिखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जो चैप्टर नंबर 2 में बताया गया था वो ये बताया गया था कि अर्धपूर्ण और पूर्ण ये कक्षक हमेशा स्थायी होती है। तो अगर डी के पास 5 होंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, या डी के पास 10 होंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। तो 2 ही केस हमारे पास आते हैं, क्रोमियम में और कॉपर में। क्रोमियम के पास हमने वायतम कक्ष में देखा, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो देखिए आपने कहां से निकाला, एक तो इसमें से निकाला और 2 डी कक्ष में से निकाले। तो अब डी कक्ष में कितने रह गए? 3 का मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एन की वैल्यू 3 आ गई तो क्या हो गया, हमारा मान कितना आ गया? √15। अगर 16 होता तो 4 चौकू 16, चूंकि 15 आ रहा है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 3.9। आप चेक कर ले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब वैल्यू कितनी आ रही है? 3.9। एक और एग्जाम्पल आपको कॉपर से भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है चुंबकीय आघूर्ण 0 भी हो जाता है, इसके मतलब उसका जो स्वभाव है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, ये भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉपर +1, कॉपर की भी, क्योंकि अभी मैं आपको अगले वीडियोज में बताऊंगी कि हमारे जो संक्रमण धातु होती हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, जो मेरे अगले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। तो Cu+1 भी होता है और Cu+2 भी होता है। Cu+1 का मतलब उसने अपना केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखिए स्थायी के हिसाब से ये कितना हुआ? 3d10 और 4s1। जब उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए यानी युग्मित हो गए। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, तो n का मान कितना आता है? 0। और अगर n का मान 0 है तो हमें आघूर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे लिख देंगे कि ये कैसा होगा? ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो इस तरीके से आपको भी पता लग गया कि हम कैसे चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। आपने अभी अभी चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीख लिया, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम अगर पेपर आपका सीबीएसई पैटर्न आ जाए फिर क्या करेंगे। वो तो ये कहते हैं कि आपको कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आपको ये एग्जाम्पल लिखे और एग्जाम्पल देने के बाद ये बोलेंगे कि अगर आपका चुंबकीय आघूर्ण का क्रम में लिखो, तो कैसे लिखोगे? क्रम में निकालने के लिए या अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर में बहुत समय नहीं होता। हमें डायरेक्टली पहले परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, और अगर हमें परमाणु क्रमांक याद है तो हम डायरेक्ट उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मालूम है तो उसके आधार पर हम उसके क्रम को बना लेते हैं। जैसे देखिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, मैंने मैंगनीज Mn2+ लिखा है। अब हम इसको सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। अब आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना, आपने लिखा 3d5 और 4s2 शॉर्ट टर्म में 3d5 4s2, क्योंकि 4s2 पे 20 और 20 और 5 25, ऐसा ही तो लिखते हो तुम लोग। अब हम शॉर्ट में करेंगे इसको, केवल 4s2 पे 20 और 20 के बाद 5 और के तो 25। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 2 दे दिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब डी पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसके मतलब इसकी म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 5.9। हाईएस्ट वैल्यू होती है 5.9। ऐसे डायरेक्टली निकालना है। सिमिलरली जैसे आपको क्रोमियम दिया था, क्रोमियम 3+, अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 24 के मतलब हो गया कि आपको कॉन्फ़िगरेशन ये याद रहना है कि क्रोमियम और कॉपर हमेशा हमको स्थायी याद रखना है।
इसका स्थाई क्या पढ़ाया था, 3d5 और 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसमें से दे दिए, दो इसमें से दे दिए, इसके मतलब ये भी कट गए, बचे कितने हमारे पास 3d3। 3d3 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। 3 का मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 3.9। अब आप ऑर्डर में अपने आप अरेंज कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है। और ऊपर देखिए कॉपर Cu+1 दिया, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना लिखाते हैं, 29। इसका भी स्टेबल याद करते हैं आप, 3d10 और 4s1। 3d10 और 4s1 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक। इसको हटा दिया, कितने बचे, 10। 10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो n की वैल्यू 0। तो ऐसे हमने सारे फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिए कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, 27। 27 का मतलब कितना हो गया आपके पास, 4s2 और 3d7। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये वाले। अब बचे कितने, 7। 7 के लिए आपने फिर ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आंसर कितना आना चाहिए म्यू का, 3.9। ठीक। सिमिलरली अगर हम कॉपर 2+ और +1 में कंपैरिजन वो करता, तो क्या करते हैं, कॉपर का कितना होता है, 3d10 और 4s1। ये स्टेबल होता है, और स्टेबल है, इसके मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। 2 का मतलब क्या रह गया, 3d9। 3d9 का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1.9। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स होती है, और बस इसके बाद हम इनको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्कैंडियम। स्कैंडियम 21, आपको एग्जांपल क्या दिया है, Sc के ऊपर 3+। 3+ का मतलब स्कैंडियम का 3, ये क्या है, 4s2 और 3d1। ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड, और अगर पेयर्ड होंगे तो n की वैल्यू 0। तो आप शॉर्ट ट्रिक से एग्जामिनेशन में करते समय आप शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, या तो वो आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, या वो आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरीके से है, तो आपको केवल सिंपल पहली वाली लाइन के अगर हम श्रेणी के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो 4s2 पर 20 होता है, और 20 के बाद फिर 3d पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे 3d1 3d2 एंड सो ऑन, 3d10 पे जाके पूरे। और हम आपको अभी भी पढ़ा चुके कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित होंगे तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा, प्रतिचुंबकी, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझा दिया कि चुंबकीय गुण संक्रमण धातुएं प्रदर्शित क्यों करती हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकी गुण भी प्रदर्शित करती हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होता है कि उत्प्रेरक होते क्या है। उत्प्रेरक हम उन पदार्थों को, उन तत्वों को हम कहते हैं, या उन सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। वो खुद अपरिवर्तित रहते हैं, कोई भी परिवर्तन उनका नहीं होता। अगर देखा जाए ना, तो हमारा पूरा सोशल लाइफ, हमारा समाज उत्प्रेरकों से भरा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई किसी की जिंदगी में आग लगाता है और मजे वो खुद लेता है। इसके मतलब वो व्यक्ति खुद बनेगा उत्प्रेरक, क्योंकि वो केवल और केवल क्या कर रहा है, क्रिया की गति को बढ़ा रहा है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो ऐसे ही पदार्थों को हम बोलते हैं उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की गति को तो बढ़ाते हैं लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। हमने पॉइंट कहा कि संक्रमण धातुएं ही उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करती हैं। उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 बात है कि संक्रमण धातुएं, क्योंकि धातुएं हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या है, धातु है। और ऐसा आपने रसायन बलगतकी में पढ़ा था कि जो धातु होती है उनकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, और अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो हमेशा अभिक्रिया की गति भी ज्यादा। तो इसलिए संक्रमण धातुएं चुंबकीय या उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करती है, क्योंकि उनके सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। नंबर 2, संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ऐसा हमारे आप वीडियोस में देखेगा, ये भी हमने पॉइंट आपका डिस्कस किया है। परिवर्ती मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता प्रदर्शित करने का मतलब है कि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे आयरन 2+ भी होता है और आयरन 3+ भी होता है। आयरन 2+ होता है तो फेरस कहते हैं, 3+ होता है तो फेरिक कहते हैं। पहली वाली श्रेणी के अंदर मैंगनीज Mn
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है Mn +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा डी कक्षक उतनी ज्यादा अपूर्ण होगी। डी कक्षक अपूर्ण होगी, जगह खाली पड़ी होगी, तो निश्चित है कि अभिक्रिया की गति भी बढ़ाएगा और अभिक्रिया की गति अधिक होगी। तो नंबर 2 पॉइंट आया कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो प्रवृत्ति संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। और जो तीसरा हमारा मेन पॉइंट है कि डी कक्ष अपूर्ण है। इनके डी कक्ष अपूर्ण क्यों है? अगर मान लीजिए हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो भी देखिए आप डी पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, सारी खाली पड़ी है। अगर हम टाइटेनियम ले लेंगे तो भी जगह खाली है, क्रोमियम ले रहे हैं तो भी, मैंगनीज एंड सो ऑन। केवल एक पहली लाइन में जिंक, दूसरी लाइन में कैडमियम और तीसरी वाली लाइन में मरकरी, बाकी सारे तत्व जो होते हैं उनके पास अपूर्ण डी कक्षक है। और ये तीनों पॉइंट के कारण ही कि सतह का क्षेत्रफल अलग अधिक होता है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, डी कक्ष अपूर्ण होती है, और यही कारण होता है कि संक्रमण धातुएं अधिकतम उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करती हैं। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए। अमोनिया बनाने के लिए अभी तो आपका पी ब्लॉक का तत्व का चैप्टर हटा दिया गया है। पहले आप लोग के कोर्स में पी ब्लॉक के तत्व का चैप्टर भी था और उसमें अमोनिया बनानी सिखाई जाती थी। अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है, ठंडा करने वाली, प्रशीतक जिसको हिंदी में बोलते हैं। पहले हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करते थे एसी वगैरह में, लेकिन अब हम लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत में छेद कर रहा है, उसके इफेक्ट अच्छे नहीं है वायुमंडल में, इसलिए उसकी जगह हम लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा अमोनिया। ये अभिक्रिया आपकी कैसी है? उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे क्रिया आगे बढ़ती है वो पीछे हो जाता है, फिर आगे फिर पीछे। तो ऐसी अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यदि हम अमोनिया गैस बनाएंगे तो इस अमोनिया गैस को बनाते समय हम यहाँ पे आयरन उत्प्रेरक की तरह लेते हैं। और आपको मालूम है कि आयरन एक संक्रमण धातु है जिसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाने। देखिए यहाँ पे आयरन का कुछ प्रोडक्ट तो नहीं आया ना, उत्पाद तो नहीं बन रहा है, केवल और केवल वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। दूसरा एग्जांपल रेगुलरली हम लोग यूज होता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जैसे रिफाइंड ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, उनसे डालडा घी बनाया जाता है, वनस्पति घी, और इसको बनाने के लिए निकिल का प्रयोग किया जाता है। निकिल भी हमारी संक्रमण धातु है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिए कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं तो क्यों करती हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख लिया आपने। दूसरी चीज हमने आपको ये बताई कि संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करती हैं तो क्यों करती हैं। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।